सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे आगे बढ़ने का, तब तक आपको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। तो चलिए इस कोट के साथ शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर को। यहाँ पर भारत ग्लोबल लीडर बन गया है फास्ट पेमेंट में, यानी यूपीआई के थ्रू। अब ये रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा आई है। तो आइए जानते हैं कि ये आईएमएफ का फिनटेक जो नोट है, इसको की टाइटल दिया गया है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी। बताता है कि इंडिया जो जून 2025 में ग्लोबल लीडर बन गया है फास्ट पेमेंट के मामले में, जिसकी वजह से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज़ होता है, यानी यूपीआई की वजह से ऐसा हुआ है। अब आइए जान लेते हैं कि मुख्य बातें यहाँ पर क्या-क्या है। तो आपको बता दें कि 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू प्रोसेस हुए हैं जून 2025 में, जो 24.03 लाख करोड़ वैल्यू के हैं। ये एक 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लास्ट ईयर जून में सिर्फ 13.88 बिलियन ट्रांजैक्शन थे। अब यूपीआई अब इंडिया के 85% डिजिटल ट्रांजैक्शन का हिस्सा है और ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का 50% लगभग मैनेज कर रहा है। डेली 640 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शन हो रही है यूपीआई पर, जैसे आगे जो अप्रॉक्स 639 मिलियन पर डे है। 491 मिलियन यूजर्स और 65 मिलियन मर्चेंट्स यूपीआई से लिंक्ड हैं और प्लेटफॉर्म पे 675 बैंक एक्टिवली काम कर रहे हैं। आईएमएफ नोट कहते हैं कि यूपीआई की इंटर ऑपरेबिलिटी और सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस ने कैश और कार्ड यूजेस को ड्रास्टिकली कम कर दिया है। ये शिफ्ट कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब आइए जानते हैं कि यूपीआई इतना फास्ट और डोमिनेंट क्यों है। तो यूपीआई एक इंटर ऑपरेबल सिस्टम है, मतलब अलग अलग ऐप या बैंक के यूजर इजीली एक दूसरे को पे कर सकते हैं। ये बैंड क्लोज्ड लूप वॉलेट जो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड होते हैं, उनसे ये अलग है। स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रा जैसे कि आधार, जनधन अकाउंट, 5G मोबाइल इंटरनेट ने यूपीआई को इंक्लूसिव और एसेसिबल बना दिया है। अब जानते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया के लिए ही यूपीआई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीआई अब 7 कंट्री में लाइव है, यानी यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। और यूरोप फ्रांस में पहली एंट्री हो चुकी है। भारत ब्रिक्स के नेक्स्ट पेमेंट स्टैंडर्ड के लिए पुश कर रहा है, जिससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और सिक्योर और चीप हो जाएंगे। तो अब अगर इसके ट्रांजैक्शन को देखें, न्यूज़ इन ट्रांजैक्शन के समरी को देखें, तो इंडिया ने जून 2025 में रिकॉर्ड बनाया। किस बारे में? तो यूपीआई ने 18.39 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया और 24 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा वैल्यू हैंडल की। डेली 640 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शन हो रही है, जो ग्लोबल पेमेंट जायंट्स को भी पीछे छोड़ती है। आईएमएफ कंफर्म करता है कि ये इंटर ऑपरेबिलिटी का मैजिक ने इंडिया को बना दिया है ग्लोबल फास्ट पेमेंट लीडर। तो ये थी न्यूज़ से संबंधित बातें, और जो आपको एग्जाम से संबंधित बातें याद रखनी है वह है ये 3 पॉइंट। वहीं अगर आपको ये 7 कंट्रीज का नाम भी याद रखना जरूरी है। अब आइए आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। तो आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के थ्रू। वहीं इसकी हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। याद रखिएगा, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो इतनी बातें थी इस न्यूज़ एंड ट्रांजैक्शन से। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ है कि गवर्नमेंट का एम है कि वो जो टूरिज्म सेक्टर का शेयर है इकोनॉमी में, वो 10% तक ले जाए। ऐसा कहना है यूनियन मिनिस्टर शेखावत जी का। आइए समझते हैं इस न्यूज़ को पूरी तरह से। अब टूरिज्म सेक्टर को कंट्रीब्यूट 10% करना है इंडिया के जीडीपी का 2030 तक, ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं। तो क्या बोला है गजेंद्र सिंह शेखावत ने? उन्होंने सीआईआई बिजनेस समिट 2025 में ये सारी बातें कही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक टूरिज्म का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 10% है। अभी ये शेयर लगभग 5 से 6% है। ग्लोबल एवरेज भी लगभग 10.4% है। तो इंडिया उसी स्टैंडर्ड को टारगेट कर रहा है। अब टूरिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है आपको बता दें। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके दोनों से। फॉरेन एक्सचेंज आता है टूरिस्ट से, रूरल और हेरिटेज एरिया का डेवलपमेंट होता है और कल्चरल सॉफ्ट पावर भी इससे बढ़ता है। तो इतनी बातें थी। अब अगर आपको कुछ एग्जांपल्स बताया जाए, तो उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर है, महीने में 10 लाख लोग आते हैं वहाँ।
वहीं राजस्थान और यूपी की बात करें तो केवल होटल सेक्टर में बिलियन का इन्वेस्टमेंट ट्रैक किया गया है। तो भारत की स्ट्रैटेजी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए, उसके लिए यानी रोड, एयर, पोर्ट, रेल कनेक्टिविटी अच्छा किया जाए। साथ ही साथ डिजिटल पुश किया जाए ताकि ऑनलाइन टिकटिंग आसान हो। आप देखिए आईआरसीटीसी भी काफ़ी सारे कदम उठा रहा है। आधार कार्ड से सीधा अब लिंक कर दिया गया है आपके तत्काल टिकट्स को भी, ताकि दलालों को बीच से निकाला जा सके। वहीं पीपीपी मॉडल का यूज़ हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो आखिरी की अगर समरी बात करूँ तो गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक टूरिज्म से जीडीपी का 10% मिले। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल टूरिज्म और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मूव इंडिया को एक टॉप ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में है। तो अब आपको मुख्य बातें क्या-क्या याद रखी हैं, ये है पहला पॉइंट आपका, ये है दूसरा पॉइंट और ये है तीसरा पॉइंट, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो इंडिया डेवलप कर रहा है मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन। याद रखिएगा, मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन भारत विकसित कर रहा है। अब इसका नाम क्या है? तो एडी फैल्सी वैक्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अब ये हो गया है आपको। इसका नाम है एडी फैल्सी वैक्स। ये पहला इंडिजीनियस रिकॉम्बिनेंट सिमेरिक मलेरिया वैक्सीन बनाया जा रहा है इंडिया में। अब इसको डेवलप किया जा रहा है आईसीएमआर के द्वारा और साथ ही साथ डीबीटी-एनआईआई के द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर जेपी नड्डा। अब इसका टारगेट है 2 क्रिटिकल स्टेजेस जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के होते हैं, उनको मारना, यानी मलेरिया के पैरासाइट्स को किल करना। अब ये मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है। तो आइए अब इसको डिटेल में समझ लें। मैंने आपको बता दिया कि आपसे क्वेश्चन क्या-क्या पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी विकसित दिमाग विकसित होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छे एग्जाम्स के लिए। तो आइए आपको बता दें कि इंडिया डेवलप कर रहा है मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन। अब इंडिया ने एक नया मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप किया है जिसका नाम एडी फैल्सी वैक्स है। अब ये मल्टी स्टेज वैक्सीन है, मतलब कि ये मलेरिया के मल्टीपल स्टेजेस पर अटैक करता है, इसलिए प्रोटेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो अब आपको बता दें कि अब इसका खास क्या है इसमें, तो ये वैक्सीन लीवर स्टेज प्लस ब्लड स्टेज दोनों पर काम करता है। पहली बार इंडिया ने खुद का मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट बनाया है। अब ये वैक्सीन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार है। मलेरिया अभी भी ग्लोबली हजारों व्यक्तियों को किल कर रहा है, और खासकर अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में। तो ये वैक्सीन फ्यूचर में गेम चेंजर बन सकता है और भारत को भी इससे काफ़ी लाभ भी होगा। अब मलेरिया इंडिया में अभी भी एक मेजर डिजीज है, स्पेशली ट्राइबल और रूरल एरियाज में। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से देखें तो इंडिया अभी भी टॉप 10 हाई बर्डन मलेरिया कंट्री में आता है। तो इस वैक्सीन से मलेरिया एलिमिनेशन गोल 2030 को अचीव करने में भी भारत को हेल्प मिले। तो ये थे मुख्य बातें, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि इससे क्या-क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी संबंधित इस करंट अफेयर से मुख्य बातें। अब आपको ये भी साथ-साथ पता होना चाहिए कि आईसीएमआर क्या होता है, तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। अब ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1911 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वहीं अगर इसके डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो उनका नाम राजीव बहल आपको याद रखना है। इसके हेड का नाम अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राजीव बहल। और साथ ही साथ अगर मैं आपको इसकी स्थापना की बात करूं तो 1911 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और अगर मिनिस्ट्री जेपी नड्डा है तो जाहिर सी बात है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर में केरला न्यूज़ में है। अब न्यूज़ क्या है पहले आपको पूरी तरह से समझा लें, क्योंकि ये थोड़ा-सा कठिन टॉपिक है। अब केरला ने लॉन्च किया है सीवाई टीबी टेस्ट, जो लेटेंट टीबी डिटेक्शन को डिटेक्ट करेगा एनडीईपी के अंतर्गत। केरला ने सीवाई टीबी टेस्ट लॉन्च किया है, यानी अब ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर ये टेस्ट लेटेंट टीबी इन्फेक्शन यानी एलटीबीआई आइडेंटिफाई करता है, मतलब टीबी बैक्टीरिया बॉडी में है लेकिन सिम्पटम नहीं है। अब जाइए जान लेते हैं कि सीवाई टीबी टेस्ट क्या है। तो सीवाई टीबी एक नया जनरेशन टीबी टेस्ट है जिसको कि डेवलप किसने किया है, तो आपको पता होगा कि इसको सपोर्ट किया जा रहा है आईसीएमआर, जिसके बारे में अभी मैंने पूरा डिटेल बताया, और साथ ही साथ स्टेट टीबी यूनिट।
तो ये बात भी अब आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। स्टेट से इस टेस्ट से लेटेंट टीबी को एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जा सकता है, जिससे एक्टिव टीबी होने से पहले ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाएगा। अब लेटेंट टीबी क्या होता है ये भी आपको समझा देता हूँ। टीबी बैक्टीरिया बॉडी में होता है, लेकिन कोई सिम्टम्स इसका नहीं होता है। तो पर्सन को टीबी डिजीज नहीं होती, पर वो फ्यूचर में डेवलप कर सकता है। तो ऐसे लोग साइलेंट कैरियर होते हैं, इसलिए उनका डिटेक्ट करना जरूरी होगा। साथ ही साथ उनको टीबी ना हो तो उसका इलाज भी संभव हो सकता है। अब अगर अर्ली डायग्नोसिस होगा तो एक्टिव टीबी होने से पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उससे स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब इसको अलाइन किया गया है इंडिया का गोल है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन मैंने आपको कुछ ही दिन पहले इससे संबंधित काफ़ी सारी बातें बताई हैं। और ये मैंने क्या बताया था टीबी से संबंधित, ये भी याद रखिएगा कि पुडुचेरी पहला टेरिटरी ऑफ इंडिया है। याद रखिएगा, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में आपको कुछ बातें मैंने बता रखा है। क्या बता रखा है कि यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर के नाम है एन रंगास्वामी। तो याद रखिएगा कि पुडुचेरी पहला यूटी बन गया था जो स्क्रीनिंग करेगा टीम पेशेंट को अंडर इन द इनिशिएटिव ऑफ फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। अब एनटीईबी क्या है तो आपको बताया था मैंने, 1997 में लॉन्च किया गया था और 2025 तक इंडिया का टारगेट है कि इंडिया से टीबी को एलिमिनेट कर दिया जाए, जो मुझे संभव। टीबी किससे होता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये होता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अब टीबी का इलाज संभव तो है, लेकिन अगर बचपन में बीसीजी लगा दिया जाए तो पूरे जीवन में होने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलिमेट ड्यूरिन। तो ये थे इस न्यूज से बनने वाले सवाल। और भी आपको बता दूं केरला के बारे में, तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। साथ ही साथ यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। अब यहाँ पर अगर नेशनल पार्क की बात करें तो एराविकुलम और पेरियार हैं। और वहीं अगर सेंचुरी की बात करें तो वायनाड सेंचुरी केरला में स्थित। तो इतनी बातें आपको इस करंट अफेयर से संबंधित याद रखनी है। अब ये चलते हैं अपने ऑबिचुअरी सेक्शन की ओर। ऑबिचुअरी सेक्शन में आज 3 न्यूज़ है, लेकिन सबसे पहला जो न्यूज़ हम देखेंगे वो है सऊदी अरबिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। सऊदी अरबिया के स्लीपिंग प्रिंस जो हैं मर चुके हैं। अब ये 20 साल से कोमा में थे। आपको बता दें कि इनका नाम है प्रिंस अल वालिद। याद रखिएगा, इनका नाम है प्रिंस अल वालिद। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे पूछा जा सकता है। अब ये सऊदी अरबिया के स्लीपिंग प्रिंस क्यों थे, इनके पीछे की कहानी सुनिए। अब ये 36 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। अब ये 20 साल पहले कोमा में गए थे। इनका कार एक्सीडेंट हो गया था और कार एक्सीडेंट 2005 में हुआ था। अब इनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया था और सीरियस हेमोरेज हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिस कारण से ये कोमा में चले गए थे। अब ये एल्डेस्ट सन थे प्रिंस खालिद बिन तलाल के, जो कि सऊदी रॉयल फैमिली है। तो अब सऊदी अरबिया से संबंधित ये बातें आपको याद रखनी थी। अब ये मैप में एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको याद रखना है कि पर्शियन गल्फ और साथ ही साथ गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाता है। वहीं पर अगर यहाँ और यानी गल्फ ऑफ आडेन और रेड सी को जोड़ने वाला बाबिल मंडेब कह जाता है, और मेडिटेरेनियन सी को और आपको रेड सी को जोड़ने वाला कैनल स्विच कैनल कहलाता है। ये बात याद रखनी। तो ये था पहला ऑबिचुअरी सेक्शन से न्यूज़। अब आइए जान लेते हैं अपने दूसरा जो ऑबिचुअरी सेक्शन से न्यूज़ है। तो दूसरे में ऑस्कर विनर एलन बर्गमैन साहब का भी निधन हो गया है। अब इनके बारे में आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाएगा कि ऑस्कर विनर जो लिरिसिस्ट यानी कि जो गाना लिखते हैं। और अगर मैं बता दूं तो 21 जुलाई आज आनंद बख्शी साहब का भी जन्मदिन है। ये भी बात याद रखेगा। तो ये ऑस्कर विनर थे जिनका मृत्यु 99 साल की उम्र में हो गया है। ये बात याद रखेंगे आप, और इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब अगला जो है, जो VS अच्युतानंदन जो थे, जो फॉर्मर केरला के सीएम थे, जो 2006 में सीएम बने थे, उनका भी देहांत हो गया है। ये बात याद रखेगा। VS अच्युतानंदन, एलन बर्गमैन जो लिरिसिस्ट थे, और सऊदी अरबिया के स्लीपिंग प्रिंस जिसका नाम अल वालिद था। ये 3 न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर अर्जुन ईशान ने शेयर किया है कि दोनों ही जीत गए हैं MRF F2000 रेसिंग। इसका वेन्यू कोयम्बटूर में था
और ये इंडिया द प्रीमियर एनुअल मोटर स्पोर्ट इवेंट है, तो मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा अर्जुन और ईशान किससे संबंधित हैं, तो MRF 2000 रेसिंग से संबंधित है। अर्जुन पुणे के रहने वाले हैं और वहीं ईशान बेंगलुरु के रहने वाले हैं। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख ले, जहाँ पर अनाहत सिंह जो 17 साल की हैं मात्र, उन्होंने अभी लीड किया है। आगे और भी इसमें न्यूज़ आएंगे, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। 12 मेंबर इंडियन टीम को इन्होंने लीड कर रही हैं 2025 के वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो कैरो में आयोजित हो रहा है। कैरो इजिप्ट की राजधानी है, याद रखिएगा। वहीं ओरिएंटल कप फुटबॉल से संबंधित है 2025, ये दिल्ली में होगा और इसके सारे के सारे मैचेज डॉक्टर अम्बेडकर आ जाएगा। अब BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 2500वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाकर इतिहास रच दिया है। इसका स्टार्टिंग 2017 में किया था और 8 ही साल में ये माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है BLW के द्वारा। अभी आपको बता दें कि BLW से संबंधित आपको कुछ और भी बातें याद रखनी है। अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में BLW ने प्रोड्यूस किया था 472 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझा रखा था कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है एडवांस डीजल लोकोमोटिव मॉडर्न कैब के साथ मोजाम्बिक को। मोजाम्बिक अभी मैंने कल ही आपको रिवाइज कराया है, तो अब कुछ दिन के बाद। अब इंडिया ने कितने हॉर्स पावर का किया है, तो 3300 हॉर्स पावर का ये जो इंजन है वो लोकोमोटिव मोजाम्बिक को सप्लाई किया है। अब आपको याद रखना है कि इसमें टॉयलेट फैसिलिटी के साथ साथ रेफ्रिजरेटर की भी फैसिलिटी दी गई है। अभी तक इंडियन रेलवे में तो ऐसा नहीं हुआ है, पर ये मोजाम्बिक को करके दिया जा रहा है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है इस न्यूज़ से संबंधित। तो अब ये थे करंट अफेयर आपके 21 जुलाई के शाम तक बने हुए करंट अफेयर, जो मैं आपको 22 जुलाई को पढ़ा रहा हूँ। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय भी रखिएगा, अपनी जानकारी भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो करंट अफेयर तो बिल्कुल इसको डेली देखिए, आपके नॉलेज को भी इन्हेंस करेगा ये। और साथ ही साथ आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, उसके लिए भी ये आपको मदद करेगा। तो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।